हेलो फ्रेंड्स। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं आर के शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग सेंटअप एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और आप लोग संभवतः उसको एक बार देख चुके होंगे और जो एक बार देख चुके हैं उनको निश्चित ही याद हो गया होगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े थे। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को, और हम पहले ही बोल दिए थे कि शॉर्ट क्वेश्चन टोटल हम 30 देंगे और संभवतः इस 30 क्वेश्चन में से आपका 15 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो समय को बिना गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां कहीं आप लोगों को लगता है एडवाइस देने का, उससे रिलेटेड एडवाइस हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ अगर आप कमेंट करके हमारे चैनल के बारे में बताते हैं या हमारे पढ़ाई के बारे में बताते हैं तो हमें थोड़ा सा खुशी मिलेगा और साथ साथ हम उसको और ज्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कुछ डालते हैं तो चेक करते रहते हैं कि हाँ कौन कौन कितना लाइक हुआ, तो स्वाभाविक है कि हम भी वैसा करते होंगे और जितना ज्यादा लाइक होता है हमें उतना ज्यादा अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है, कोई भी काम अच्छा लगता है तो और मन से आदमी काम करता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कौन सा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को एक तरफ से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम a 5 into 10 to the power minus 8 coulomb point charge the intensity of electric field will be 450 न्यूटन पर कूलम। यानी इतना चार्ज दिया हुआ है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इतना होगा, यह निकालना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक का परिभाषा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, राइट एनी टू फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। यानी आगे फिर हिंदी में चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं और धारिता को बढ़ाने वाला दो कारक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशी चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। अगला क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना है क्या है सो और उसका एक्सप्रेशन। साथ साथ उसी का हिंदी है अनुगमन वेग भी इसको बोलते हैं, इसको संवहन वेग भी बोलते हैं। इधर में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में एम्पियर्स सर्किटल लॉ और उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। संट क्या है, संट का दो यूज लिखना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का चुंबकीय तत्व लिखने से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडी करंट का है, उसका दो यूज लिखना है। नेक्स्ट है वाटलेस करंट क्या होता है सो आपको बताना है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। 14 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका कोर किसका बना होता है और डायमीटर कितना होता है। नेक्स्ट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और क्रिटिकल एंगल निकालना है। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस, उसके बाद इसका एसआई यूनिट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है गोलीय विपथन, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ब्रूस्टर्स लॉ है, ब्रूस्टर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवन में अंतर, यानी इंटरफ्रेंस और पोलराइजेशन में डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। रेशियो दिया हुआ है मास नंबर का और रेडियस का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाफ लाइफ क्या होता है और इसका रिलेशन बताना है डी के कांस्टेंट के साथ। लेजर का दो प्रॉपर्टी लिखना है। आगे आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना है। डोपिंग क्या होता है, डायोड को वाल्व क्यों बोलते हैं, ट्रांजिस्टर जो होता है उस पर बेस जो होता है वह अल्पमादित क्यों होता है, और गेट और एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद है स्काई वेव्स और स्पेस वेव्स के बारे में लिखना है। तो इतना क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं और हमें आशा है कि आप लोग का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें क्वेश्चन इसी में से आएगा। और हम यह भी बता दें कि इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ सेंटअप एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें से लगभग 25% क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भी आता है। यानी इतना क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं इसमें से निश्चित ही 25% क्वेश्चन फिर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा।
तो इतना क्वेश्चन जो भी सेंटअप एग्जाम का है उसका तैयारी ढंग से कर लीजिएगा। अब इसको क्वेश्चन को एक है कि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं शॉर्ट में, ताकि हम लोग का टाइम भी बचे और आप लोग इसका तैयारी भी कर लें। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है जो कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास करता है, इसको डिनोट करते हैं फाई से, और फाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ई ए कॉस थीटा। तो यह फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसी के आधार पर इसका यूनिट निकालिएगा। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भरे थे न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया था। तो इस तरह इसका ऐसा यूनिट लिख देंगे। ध्यान रहे, आप लोग थोड़ा सा और समझ लीजिए, अगर आपको किसी का भी लिखना हो, किसी का भी पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको परिभाषा लिखना है तो लिखने का तरीका जरा समझ लीजिए। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा विद्युत फ्लक्स। जिसका आपको डिफिनीशन लिखना है उसका हेडिंग पहले दे देंगे, उसके बाद यहां से डिफिनीशन लिखना शुरू करेंगे। डिफिनीशन लिखते हुए जाएंगे, जहां पर डिफिनीशन कंप्लीट हो जाएगा उसके नीचे फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला के बाद एसआई यूनिट लिखेंगे। तो इस तरह लिखने का तरीका होता है। क्वेश्चन लिखने में ध्यान दीजिएगा कि आपको पैराग्राफ जो होता है आंसर उसके भीतर में होना चाहिए। यहां पर सिर्फ इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 1 है और आंसर, बस इतना ही चीज बाहर में लिखेंगे। इसके अलावा इसका अगर पॉइंट वगैरह बन रहा है तो वो बाहर में नहीं जाएगा, वह सारा पॉइंट आपका आंसर का जो भी पार्ट होगा वो अंदर में ही रहना चाहिए। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो न्यूमेरिकल यहां दिख रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 5 × 10⁻⁸ कूलम, यानी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर क्या दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, तो व्हाट डिस्टेंस मतलब आर का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को हम कई बार बताए होंगे कि जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले प्रश्न से लिख लीजिए। और ये भी हम कहेंगे आप लोगों को कि अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो पहले उसी को लिखिए। क्यों? चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मार्किंग ज्यादा अच्छा होता है, मार्क्स आपको पूरा दिया जाएगा। अगर इसका हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इधर सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्न से। प्रश्न से दिया हुआ है क्या क्या, तो सबसे पहला नंबर इतना दिया हुआ है, यह किसका वैल्यू है, तो Q का वैल्यू है। Q का वैल्यू कितना है, तो 5 × 10⁻⁸ कूलम। उसके बाद इंटेंसिटी दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 450 न्यूटन पर कूलम। तो यह प्रश्न से इतना दिया हुआ है। क्या निकालना है, तो दूरी निकालना है, मतलब आर का वैल्यू हम लोग को पता करना है। पहला काम यह होता है। दूसरा काम क्या करेंगे, तो इसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला। हम जानते हैं करके फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। क्या जानते हैं, तो इसी तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे। E = होता है K × Q/r²। इस तरह फॉर्मूला लिख दिए। इस फॉर्मूला में आगे आप लोग नीचे लिखिएगा, इधर मत लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। लेकिन आप लोग जो एग्जाम में लिखिएगा ऐसा नहीं है कि दाहिना लेफ्ट के बाद राइट में लिख दीजिएगा, लगातार नीचे की ओर जाइएगा। यहाँ पर वैल्यू अगर भर देते हैं तो K के जगह लिख सकते हैं 9 × 10⁹। Q का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸, और उसके बाद E का वैल्यू भी दिया हुआ है, और E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 450, यानी इसके जगह लिखेंगे 450। इसके बाद यहाँ पर है r²। अगर r² को ऊपर भेज देते हैं तो यह 450 चला जाएगा नीचे, यानी होगा 9 × 10 बचेगा, 9 में से 8 घटा दीजिए 10 बचा, गुना में बचेगा 5, और नीचे में चला जाएगा 450। 0 से 0 को काट देते हैं, 9 से 45 को काट देंगे 5 बार में, 5 से 5 को काट देंगे 1 बार में। तो इस तरह r² का वैल्यू आ गया 1। r का वैल्यू निकालेंगे तो √1 का वैल्यू हो जाएगा 1। इसका ऐसा यूनिट भरेंगे मीटर। इसमें थोड़ा सा और हम सलाह देना चाहेंगे आप लोगों को कि न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, हम जो काटे हैं वो साफ साफ दिख रहा है। अगर काटते टाइम आपका साफ साफ दिख रहा है तो ठीक है, चलेगा, नहीं तो काटिए नहीं, अंदाज से आप अपना अनुमान से इसको जो भी कैलकुलेशन होता है वो कर दीजिए। अगर इसको आप नहीं काटते हैं तो और अच्छा है। इस तरह यह क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में चलिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तो आपको डिफिनीशन देना है परावैद्युत शक्ति का। फिर से किसी का भी डिफिनीशन हो, पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग में लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके बाद उसका डिफिनीशन लिख देंगे। परावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र का यह क्या होता है, अधिकतम मान होता है। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान होता है जहां तक यह पदार्थ जो होता है डाई इलेक्ट्रिक, वो इंसुलेटर होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू वेयर द सब्सटेंस इज इंसुलेटर इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब हो गया कि परावैद्युत शक्ति जो होता है किसी पदार्थ के विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान होता है जहां तक यह इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। तो इस तरह इसका परावैद्युत शक्ति का परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद है अपेक्षिक परावैद्युतांक। इसको अपेक्षिक परावैद्युतांक आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम के परावैद्युतांक को कहा जाता है अपेक्षिक परावैद्युतांक। मतलब डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, निर्वात के सापेक्ष माध्यम का परावैद्युतांक। इसको डिनोट किए थे इप्सिलॉन आर से या के से भी डिनोट किए थे। तो इस तरह डिफिनीशन इसका लिख देना है। और डिफिनीशन अगर किसी का लिखते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं तो फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, यानी कैपेसिटी, कंडक्टर के कैपेसिटी का परिभाषा। फिर से क्या करेंगे, तो हेडिंग दे देंगे कैपेसिटी, धारिता, और धारिता हेडिंग देने के बाद परिभाषा लिखेंगे। और परिभाषा अगर आपको नहीं याद है तो फॉर्मूला याद कीजिए, C इज इक्वल टू होता है Q/V, यानी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो चार्ज होता है, स्टोर होता है किसी भी कंडक्टर पर, उसको कहा जाता है कैपेसिटी। द चार्ज स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर टू प्रोड्यूस यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। किसी चालक के द्वारा इकाई विभवांतर उत्पन्न करने में जमा किए गए आवेश की मात्रा को उसकी धारिता कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं C से। उसके नीचे यह फॉर्मूला लिख देंगे, C इज इक्वल टू Q/V। यहां पर यूनिट नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी एक लाइन इसका यूनिट लिख देंगे कि इसका SI मात्रक होता है फैराड। आगे बढ़िए, आगे लिखा हुआ है धारिता को बढ़ाने वाले दो कारक को लिखिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर का कब होता है, जब उसका साइज बड़ा हो। कंडक्टर का कैपेसिटी पहला डिपेंड करता है उसके आकार पर, और दूसरा डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। तो अगर कंडक्टर है तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन इसी के जगह कैपेसिटर हो जाता है तो याद कीजिए कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू A/D। तो इसके आधार पर लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसका साइज बड़ा करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, तो वह डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला इसमें आप लोग को निकालना है। याद कीजिए एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, तो U इज इक्वल टू हाफ CV²। पहले में निकला था U इज इक्वल टू हाफ Q²/C, इसको तोड़े थे तो इतना आया था। और एक और फॉर्मूला निकाले थे हाफ QV। आप इतना तक निकाल के, यानी इस फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला तक निकाल के इसको छोड़ दीजिएगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकालना है, तो हाफ CV²। आगे बढ़िए, प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव का वर्णन करें, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको लिखना है किस पर, तो रेसिस्टिविटी पर। इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि रेसिस्टिविटी जो होता है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेसिस्टिविटी भी कम होता है। तो यह टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है। और यह किसके लिए, तो कंडक्टर के लिए। एक लाइन स्पष्ट कर दीजिएगा, चालक के लिए ऐसा होता है। हालांकि क्वेश्चन में चालक का नाम नहीं है, लेकिन चालक के लिए ऐसा होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा आंसर। आगे बढ़िए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इसमें क्या है, तो परिभाषा लिखना है, तो फिर वही चीज कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए कि कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें जो एवरेज वेलोसिटी होता है 1 साइकिल के लिए करंट का, उसी को कहा जाता है संवहन वेग या अनुगमन वेग। इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इसको डिनोट करते हैं VD से, और VD का फॉर्मूला क्या होता है, तो I/NEA। तो इस तरह इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें क्या करना है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ याद कीजिए। इसमें आप लोग को याद होगा इस तरह का फॉर्मूला लिखे थे, B × DL इज इक्वल टू होता है μ0 × I।
और यह किसके लिए होता है? तो क्लोज्ड सरफेस के लिए। यही चीज जो फॉर्मूला होता है इसी को भाषा बना के लिख देना है। फॉर ए क्लोज्ड सर्किट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। यानी किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू नॉट गुणज होता है, अर्थात में नीचे में यह फॉर्मूला लिख देंगे। तो इस तरह यह हो गया एम्पियर सर्किट लॉ, गणितीय रूप में व्यक्त करें मतलब फॉर्मूला लिख देना है। आगे बढ़िए, संट क्या है? संट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि संट एक प्रकार का अल्प प्रतिरोध है, यानी लो रेसिस्टेंस है, जो कि गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए उसके पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसका दो उपयोग लिखना है, तो पहला उपयोग यही लिख देंगे गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा में। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं अमीटर के रेंज को बढ़ाने में, अमीटर के परास को बढ़ाने में। तो संट का दो यूज लिखना होगा, तो पहला यूज लिखिएगा गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा में, दूसरा यूज अमीटर के परास को यानी अमीटर के रेंज को बढ़ाने में। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 10 नंबर में लिखा हुआ है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं, यानी इसमें भी हेडिंग देंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और पहले उसका परिभाषा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि वह फैक्टर यानी वह घटक जो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है, या जिसके रूप में किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, उसी को पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। The elements by which electric field at a place of earth is expressed is called magnetic elements of earth। तो इस तरह डिफिनीशन इसका हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा कि पृथ्वी के 3 चुंबकीय तत्व है। पहला होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यानी दिक्पात कोण, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी नमन कोण या नति कोण, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, सॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटक। तो इस तरह 3 कंपोनेंट हो गया। आगे बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन, भंवर धारा क्या है, ईडी करंट क्या होता है? ईडी करंट क्या होता है और इसका 2 अनुप्रयोग लिखना है, इसका 2 उपयोग लिखना है। आप लोग पढ़े होंगे ईडी करंट यानी भंवर धारा कि जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो एक विशेष प्रकार का धारा बनता है जो भंवर के रूप में होता है। इसी धारा को कहा जाता है भंवर धारा। इसका खोज फोको के द्वारा हुआ था, इसलिए इसको फोको धारा भी बोलते हैं। और इसका यूज कहां पर होता है? तो पहला तो होता है प्रेरण भट्ठी में, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक में, और भी यूज है, 2 यूज है, तो 2 यूज आप लिख दीजिएगा। मतलब हो गया कि व्हेन ए कंडक्टर इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, देन ए स्पेशल टाइप ऑफ करंट flows in the conductor which is in form of ED. This current is called ED current। और इसका यूज लिखेंगे पहला इंडक्शन फर्नेस में और दूसरा यूज इलेक्ट्रिक ब्रेक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी होता है, ट्रांसफार्मर में भी होता है, लेकिन 2 यूज पूछ रहा है तो 2 यूज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण लिखना है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का बहुत सारा अभिलक्षण आप लोग लिखे होंगे, याद कीजिए बहुत सारा में आप कोई भी 2 अभिलक्षण लिख सकते हैं। पहला होता है कि इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है यानी इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सरल रेखा में चलता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता है यानी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में यह विचलित नहीं होता है। चौथा लिख सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होता है वह ई और बी के रेशियो के बराबर होता है, या एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे 1/√* इनटू म्यू होता है। तो इस तरह करके कोई भी 2 आप लिख सकते हैं इसमें से, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, कोई 2 या 3 बढ़ा दीजिए, 3 तक भी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है प्रकाशीय तंतु क्या है, इसका कोर किस पदार्थ का बना होता है और इसका व्यास कितना होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है। उसके बाद इसके कोर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी का बना होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसका डायमीटर कितना होता है। याद कीजिए ऑप्टिकल फाइबर आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह का एक प्रकाशीय पाइप होता है और इस पाइप में लाइट जो होता है वह TIR करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है बिना इंटेंसिटी लॉस के। मतलब ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का प्रकाशीय पाइप है जिसमें प्रकाश किरण एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिना तीव्रता ह्रास के गमन करता है। Optical fiber is an optical pipe in which ray of light travels from one end to another end without intensity loss. It works on the principle of TIR यानी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद इसका कोर क्वार्ट्ज का होता है, इसका कोर कौन सी का होता है तो क्वार्ट्ज का बना होता है। हिंदी में इस तरह लिखते हैं, इसका कोर जो होता है वह क्वार्ट्ज का बना होता है और इसका डायमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर।
तो इस तरह यह क्वेश्चन हो गया 14। नेक्स्ट बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है, फिर वही काम करेंगे। पहले पैराग्राफ के बाहर में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो 15, उसके बाद आंसर, और आंसर में सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से √2 क्या दिया हुआ है, तो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है √2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लिख दिए। क्या निकालना है, तो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो। क्या फॉर्मूला होता है, तो म्यू और आई से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन आई सी इज इक्वल टू होता है 1/μ। साइन आई सी इज इक्वल टू होता है 1/μ। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है साइन आई सी का फॉर्मूला, साइन आई सी इज इक्वल टू होता है 1/μ। इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अब इस फॉर्मूला का यूज अगर हम लोग करते हैं तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, म्यू के बदले लिखना है √2। और याद कीजिए कि 1/√2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन में √2 जो होता है वो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन से साइन को अगर आप हटा देते हैं तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा आंसर जो आ गया है वो 45 डिग्री आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें है लेंस की क्षमता का परिभाषा लिखना है, यानी पावर ऑफ लेंस। फिर जब कभी डिफिनीशन देना होगा तो हेडिंग देंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता हेडिंग देंगे, तब परिभाषा लिखना शुरू करेंगे। कई बार आप लोग को बता चुके हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कही जाती है। इसको P से डिनोट करते हैं, जहां पर P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1/f। और नीचे में और भी लिखना होगा, तो जब f का वैल्यू सेंटीमीटर में होता है तो 100/f हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। खैर जरूरत नहीं है। इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, डायरेक्टली लिख दीजिएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो इस तरह पावर ऑफ लेंस के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए 17 नंबर। गोलीय विपथन क्या है, इसके बारे में जरा से जान लीजिए आप लोग। एक्चुअली होता क्या है, तो कोई भी लेंस है, इस पर हम लोग देखते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आने वाला जो भी रे ऑफ लाइट आता है, आप लोग को पता होगा कि मिलता है फोकस पर। कहां पर जाके मिलता है, तो फोकस पर। जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा सब फोकस पर जाके मिलेगा। आंख में भी जो हम लोग के आंख में जो लेंस है वह कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। उसमें भी सारा के सारा रे ऑफ लाइट जाके मिलता है फोकस पर, और फोकस होता है रेटिना पर, जिसके कारण इमेज बनता है रेटिना पर। लेकिन कभी कभी इसका गोला जो होता है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है, और एरर के कारण सारा के सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर नहीं मिल पाता है, कुछ रे ऑफ लाइट आगे पीछे हो जाता है। तो यह जो दोष है, इसी दोष को कहा जाता है स्फेरिकल एब्रेशन, यानी गोला जो होता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाने के कारण, इसमें फोकस पर पॉइंट नहीं होने के कारण, यानी एक ही पॉइंट पर फोकसित नहीं होने का जो दोष होता है, इस दोष को कहा जाता है गोलीय विपथन। तो इस तरह गोलीय विपथन क्या होता है, समझ गए। आगे बढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल क्यों होता है। इसमें आप लोग पढ़े थे रैले का प्रकीर्णन सिद्धांत। रैले के प्रकीर्णन सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे कि आई वेरिजेज होता है 1/λ का पावर 4। यह बात पहले लिख देना होगा कि रैले के प्रकीर्णन सिद्धांत से हम जानते हैं आई वेरिजेज λ का पावर 4, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। यह बात लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के टाइम में सूरज का दूरी हमसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, या यूं कहिए कि सूरज से हमारा दूरी ज्यादा होता है, जिसके कारण सनलाइट को वायुमंडल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के क्रम में प्रकाश का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। और स्कैटरिंग जो ज्यादा किसका होता है, तो लाल को छोड़कर बाकी सबका प्रकीर्णन हो जाता है, और हमारी आंखों तक सिर्फ लाल प्रकाश पहुंचती है, जिसके कारण सूरज जो होता है वह लाल दिखाई देता है। तो इस तरह का कहानी इसमें लिखेंगे। आगे है ब्रूस्टर के लिए, ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए ब्रूस्टर का नियम, इसमें याद रखिएगा ब्रूस्टर के नियम में एक फॉर्मूला आता है tan IP इज इक्वल टू म्यू। यह फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। ब्रूस्टर्स लॉ में फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो tan IP इज इक्वल टू म्यू। इसी बात को अगर भाषा बना के लिख देते हैं तो उसी को बोलेंगे ब्रूस्टर्स लॉ, यानी हेडिंग देंगे ब्रूस्टर्स लॉ, और इसमें लिखेंगे कि इन द फेनोमेना ऑफ प्लेन पोलराइजेशन द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी बात, और उसके नीचे में लिख देंगे दैट मींस tan IP इज इक्वल टू म्यू, यानी समतल ध्रुवन की घटना में ध्रुवन कोण का स्पर्श जिया अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात tan IP बराबर म्यू। तो इस तरह का बात लिख देंगे, इसी को कहा जाता है ध्रुवन का नियम। आगे है प्रकाश के ध्रुवन में
प्रकाश के व्यतिकरण तथा ध्रुवन में क्या अंतर है, यानी आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है किसमें किसमें, तो इंटरफ्रेंस में और पोलराइजेशन में। इंटरफ्रेंस में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि दो लाइट वेव एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। पहला डिफरेंस याद कीजिए, इंटरफ्रेंस में दो लाइट वेव एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। इसमें पोलराइजेशन में क्या होता है, तो एक ही लाइट वेव में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। पहला अंतर हो गया। इसमें दो लाइट वेव अध्यारोपित होता है और ध्रुवन में एक ही प्रकाश किरण का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। दूसरा में चलिए, इसमें इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम हो जाता है नहीं तो मिनिमम हो जाता है। इंटेंसिटी इसमें परावर्तित प्रकाश का इंटेंसिटी सेम रहता है और अपवर्तित प्रकाश के इंटेंसिटी में थोड़ा सा कमी आता है। उसके बाद एम्पलीट्यूड में भी यही बात लिखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या मिनिमम हो जाता है, और इसमें लिखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड जो होता है या तो सेम रहता है नहीं तो घट जाता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर भी लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन में मीडियम चेंज हो सकता है, यानी जहां पर सामने में मीडियम बदल रहा हो वहीं पर पोलराइजेशन होगा, और इंटरफ्रेंस के लिए मीडियम चेंज होने का जरूरत नहीं है। तो यह सब कुछ अंतर होता है जो इंटरफ्रेंस और पोलराइजेशन के बीच में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जरा याद कीजिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और एच बाई पी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी का फॉर्मूला होता है √2m_k, तो इतना लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं सादा पेज पर। सादा पेज पर चलना होगा। चलिए सादा पेज आ गया, इसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को हम लोग को सोल्व करना है। सोल्व करने में जरा देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न से। आप लोग को पीछे कई बार बता चुके हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से गुना कर देते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दशमलव को हटाना चाहे तो 16 हो जाएगा, और दशमलव आगे बढ़ाए, दशमलव एक अंक आगे बढ़ाएंगे तो -1 करेंगे 20 हो जाएगा। तो इस तरह के का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो लेम्डा यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी अभी आप लोग को बताए थे जस्ट थोड़ा देर पहले, कि इसमें लेम्डा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए पहले लिख देंगे, हम जानते हैं लेम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, और एच बाई पी के बदले हम लोग लिख देते हैं √2m_k। तो इस तरह फॉर्मूला लिख दिए। इस फॉर्मूला में वैल्यू भर देना है। वैल्यू एच का वैल्यू होता है 6.63, कहीं कहीं 2 भी मिलेगा, इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नीचे में रूट में रहेगा कौन कौन, तो रूट में रहेगा 2 रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, इंटू में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 400, गुना में 16, गुना में 10 का पावर -20। तो यह वैल्यू भर दिए। रूट में आ गया है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं रूट में आ रहा है तो ऐसा वैल्यू भरिए कि रूट भरने में सुविधा हो। तो यहाँ पर 9.1 में से हम 0.1 को हटा सकते हैं, पूरी 9 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप लोग भी कर सकते हैं, हम स्पीड में जरा देखते हैं करके। अगर लेम्डा का वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर में 6.63 इंटू 10⁻34, इसको तो रहने देंगे। नीचे में चलिए, नीचे में क्या करना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आप लोग को मिल जाएगा। 9 का रूट आप जानते हैं, 400 का रूट जानते हैं, 16 का रूट जानते हैं, 20 का रूट हो जाएगा। -31 को क्या करना होगा, तो या तो -30 करना होगा नहीं तो -32 करना होगा। इवन नंबर बनाना पड़ेगा तभी उसका रूट निकलेगा। तो इसमें से एक जीरो ऐसा है कि इसको दे देते हैं, तो यह 20 हो जाएगा, और 20 अगर हो जाएगा तो इसको बना देंगे 10 के पावर -32, गुना में 400 है, 16 है, 10 का पावर -20 है, इस तरह हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाले को पहले लिख देते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34। नीचे में अब आ जाइए, 20 को अगर तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 पचे 20, यानी 2 रूट 5 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 10 का पावर 32 का हो जाएगा -16, 400 का 20, 16 का रूट हो जाएगा 4 चौका 16 4, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पर हम काट सकते हैं 34 को 16 से और 10 से, इसको काट सकते हैं। 34 में से 10 घटेगा, बचेगा 24, और 24 में से 16 बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 10 का पावर
8, इतना बचेगा। ऊपर में क्या है तो 6.63 है, गुना में बच गया 10 के पावर माइनस 8। नीचे में आ जाइए, नीचे में कितना है तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 चौका 48, यानी नंबर सबको गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 480 और रूट में 5 आपका बच जाएगा। इस तरह का यह नंबर आ जाएगा 480 और गुना में बचेगा रूट में 5। अब हम लोग क्या करते हैं तो नीचे में अगर रूट होता है तो ऊपर नीचे रूट से गुना कर देते हैं, तो उतना ही नंबर से गुना करेंगे नीचे ऊपर। अब गुना करके देख लीजिए कितना आता है। अगर ऊपर में हम चलते हैं तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है और गुना में हो जाएगा रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236, कुछ वैल्यू रूट में होता है जो कि आप लोग को याद रखना होगा। और 480 है, रूट 5 और रूट 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 से अगर इसको गुना कर देते हैं तो 0 पचे 0 हो जाएगा, 8 पचे 40, 4 पचे 20, 4 24, यह हो जाएगा 2400। अब हम लोग को करना क्या होगा तो 6.63 और 2.236 को गुना करना होगा, और इसको हम लोग गुना करते हैं तो इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग, 6.63 और 2.236, इसको लगभग में गुना करेंगे तो 6.63 गुना में 2.236, इसको अगर हम लोग गुना कर दे तो आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है 14.82 करके आ रहा है 14.82। डिवाइड करेंगे कितना से तो 2400 से, गुना में क्या बचा हुआ है तो 10 के पावर माइनस 8। अब इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 2400 से, अगर 2400 से डिवाइड करते हैं तो आ रहा है 0.0061 617 करके आता है, और गुना में है 10 के पावर माइनस 8, यह आंसर आएगा मीटर में। अगर हम दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ा दे, दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ा दे तो यह हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा तो 617, और गुना में हो जाएगा, दशमलव को अगर आगे बढ़ाए हैं तो पावर माइनस करेंगे -10 मीटर, और -10 मीटर के बदले क्या लिख सकते हैं तो एंगस्ट्रम। तो यह वेवलेंथ आ गया। यह कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कभी कभी इकाई को क्वेश्चन आपसे पूछ देता है जिसका कैलकुलेशन लंबा हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह 21 नंबर क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के बराबर टाइम ले लिया। खैर कोई बात नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें फिर क्या दिया हुआ है तो रेशियो दिया हुआ है कौन चीज का तो द्रव्यमान का, द्रव्यमान नंबर संख्या का रेशियो दिया हुआ है और रेडियस का रेशियो निकालना है। यानी इसमें क्या दिया हुआ है तो प्रश्न से अगर आप लिखेंगे तो प्रश्न से A1/A2 का वैल्यू दिया हुआ है, A1/A2 का वैल्यू दिया हुआ है, और A1/A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो A1/A2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/8। आपसे पूछ रहा है कि R1/R2 का वैल्यू कितना होगा सो बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आया था, उसमें आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे तो R इज इक्वल टू होता है R0 A का पावर 1/3। इसके आधार पर R1/R2 निकालिएगा तो हो जाएगा A1/A2 का पावर 1/3। वैल्यू भर देंगे 1/8 का पावर हो जाएगा 1/3 और 1 का पावर 1/3, 1 का पावर 1/3 करेंगे तो 1 और 8 का हो जाएगा 2। इसका मतलब R1/R2 का वैल्यू आ गया 1/2। रेशियो अगर इसको हम लिखते हैं इस तरह लिखना पड़ेगा R1:R2 इज इक्वल टू 1:2, यानी रेडियस का रेशियो कितना आ गया तो 1:2। तो इस तरह यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 22 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है तो 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है हाफ लाइफ यानी अर्धायु का परिभाषा देना है। अर्धायु हाफ लाइफ क्या होता है तो वह समयांतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा मात्रा विघटित हो जाता है उसको बोलते हैं उसका अर्धायु, यानी द टाइम इंटरवल इन विच हाफ अमाउंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट सब्सटेंस। उसके बाद है रिलेशन लिखना है किसमें किसमें तो हाफ लाइफ में और डी के कांस्टेंट में। हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, या कहीं कहीं टी हाफ से भी डिनोट किया जाता है, और ये टी हाफ बराबर क्या होता है तो 0.693 बाई लेमडा। इसमें लेमडा जो होता है ये डी के कांस्टेंट होता है, तो इसमें लिख देंगे कि हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट में रिलेशन है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा। तो इस तरह का हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में चलिए, लेजर किरण का विशेषता आपको लिखना है। लेजर किरण के लिए आप लोग जानते होंगे कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ था। सबसे पहला कि इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होता है। दूसरा यह मोनोक्रोमेटिक होता है यानी एक वर्णी होता है।
तीसरा आप लिख सकते हैं कि इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो यह सब प्रॉपर्टी होता है इसका। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 के बाद चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है किसमें किसमें, तो पी टाइप में और एन टाइप में। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कि एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखिएगा और दूसरे टाइप लिखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह हेडिंग देखिए और पॉइंट बनाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, 3 अंतर लिखना है तो इधर भी पहला दूसरा तीसरा। पॉइंट वैसा ही लिखेंगे जिसमें इधर हो तो उधर ना हो, मतलब उल्टा वाला। डिफरेंस का मतलब सेम नहीं रहना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट अगर हम बनाते हैं चार्ज को लेके, चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक, तो पी टाइप में जो आवेश वाहक होता है वह होता है पॉजिटिव होल, और एन टाइप में जो आवेश वाहक होता है वह होता है निगेटिव इलेक्ट्रॉन, धनात्मक छिद्र और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस याद कीजिए, पी टाइप का जो कंडक्टिविटी होता है वह कम होता है, पी टाइप का चालकता जो होता है वह कम होता है एन टाइप के रिस्पेक्ट में। इसका चालकता क्या होता है, तो अधिक होता है। नेक्स्ट अंतर क्या है, तो पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप कब बनता है, जब इसमें पी टाइप है तो पॉजिटिव टाइप मतलब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं। अगर आपको पॉजिटिव टाइप बनाना है तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाना पड़ेगा, और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से यह बन जाता है पी टाइप। यानी एक्चुअली होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसका वैलेंसी होता है 4। अगर इसमें हम 3 वाला मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, और जो जगह खाली होता है वह उसको मानते हैं कि पॉजिटिव जगह है। और अगर हमको पेंटावैलेंट मिला देते हैं यानी 4 में 5 वाला मिला देते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चार्ज का फ्लो कराता है। तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, तो पेंटावैलेंट। तो इस तरह याद रखिएगा 3 डिफरेंस मिल गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्राइवैलेंट में कौन कौन आता है, तो ट्राइवैलेंट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन हो सकता है, तो बैरियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है। तो यह सब जो होता है यह सब कौन सा होता है, तो 3 वैलेंसी वाला होता है। 3 वैलेंसी वाला मतलब ट्राइवैलेंट। अगर पेंटावैलेंट का बात करें तो पेंटावैलेंट में कौन कौन हो सकता है, तो नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, बिस्मस हो सकता है। तो यह सब जो होता है यह सब पेंटावैलेंट होता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या है, तो अभी अभी आप समझे हैं कि अगर हमको पी टाइप या एन टाइप बनाना है तो प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोपिंग कराना होता है। किसका, तो या तो ट्राइवैलेंट का नहीं तो पेंटावैलेंट का। डोपिंग कराने का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्यूरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। इसमें क्या होता है, तो डोपिंग कराने के बाद सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है या तो पी टाइप में नहीं तो एन टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। डायोड को भाल्व क्यों बोलते हैं। डायोड होता क्या है, तो एक तरह का पीएन जंक्शन होता है। डायोड किसको बोलते हैं, तो पीएन जंक्शन को। अब पीएन जंक्शन में होता क्या है, तो पी से एन की ओर करंट का फ्लो होता है लेकिन एन से पी की ओर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो डायोड में पी से एन की ओर करंट का फ्लो होता है और एन से पी की ओर करंट का फ्लो नहीं होता है। चूंकि करंट का फ्लो एक दिशा में होता है, वन डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसको भाल्व कहा जाता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित क्यों होता है। इसमें ध्यान रखिए, ट्रांजिस्टर जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें या तो पीएनपी बनाना होता है नहीं तो एनपीएन। चाहे जो भी ट्रांजिस्टर हम बनाएं या पीएनपी बना दे या एनपीएन बना दे। यह होता है इमीटर, यह होता है कलेक्टर। इसमें ये होता है इमीटर, ये होता है कलेक्टर, और बीच वाला होता है बेस। तो बेस को देखिएगा तो यह बेस हमेशा पतला ही होता है, चाहे वह पीएनपी हो या एनपीएन हो। तो यही क्वेश्चन है आपका कि बेस इसमें पतला क्यों लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो इमीटर से जो है वह या तो पॉजिटिव होल या निगेटिव इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की ओर जाता है। अगर इसका बेस हम मोटा कर देंगे तो ज्यादातर जो या निगेटिव इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव होल है वह बीच में ही रह जाएगा, बेस में ही रह जाएगा। जबकि लगभग 98% पॉजिटिव होल या इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को पहुंचाना पड़ता है कलेक्टर के पास। यह तभी संभव है जब बीच वाला जो है वह पतला हो, यानी बेस जो है वह पतला हो। तो इसके पतला होने का कारण यही है, यही लिखेंगे कि इमीटर से पॉजिटिव होल्स या निगेटिव इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कलेक्टर में तभी संभव है जब इसका बेस जो है वह पतला हो। तो यही बात लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, और गेट और एंड गेट का आपको सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल लिखना है और बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रुथ टेबल लिखना है, ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं
तो ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी में इनपुट को दिखाते हैं और आउटपुट को दिखाते हैं, मतलब निवेशी को दिखाते हैं और निर्गत को दिखाते हैं। इनपुट को दिखाएंगे और आउटपुट में और गेट हो या एंड गेट हो, और वर्ड हो या एंड वर्ड हो, दो के बीच में लगता है। तो ध्यान में रखना है कि इसमें दो इनपुट लेंगे और एक आउटपुट लेंगे। इनपुट के रूप में हम लोग जनरली ले लेते हैं ए और बी, आउटपुट के रूप में ले लेते हैं वाई। अब इसमें होता क्या है, तो ट्रुथ टेबल में 0 और 1 को लेकर चलना होता है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो अगर हम यहाँ पर 0 0 लेके चले हैं, मतलब दोनों के दोनों ऑफ है, तो और गेट हो या एंड गेट हो, कोई भी गेट हो, यह ऑफ ही रहेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। अब आ जाता है, या अगर हम बात करें और गेट का, किसका बात कर रहे हैं, तो और गेट का। और गेट में क्या होता है, तो और का मतलब होता है दो में से किसी एक के ऑन होने पर आउटपुट ऑन हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऑन कर दे, इसको 0 रखे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑफ रखे, इसको ऑन करे तो ये ऑन हो जाएगा, ये दोनों को ऑन कर दे तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह का ट्रुथ टेबल हो गया किसका, तो और गेट का। इसी तरह अगर आपको एंड गेट का बनाना है, तो एंड गेट में क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज दिखाएंगे, इनपुट आउटपुट दिखाएंगे। यहाँ पर ए रहेगा, इधर में बी रहेगा और इधर में वाई रहेगा। एंड का मतलब होता है दोनों, जैसे राम एंड श्याम बोथ आर गोइंग, मतलब दोनों जा रहा है। तो यहाँ एंड का मतलब दोनों जब ऑन होगा तभी आउटपुट ऑन होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो जब दोनों ऑफ तो ऑफ, एक ऑन के होने से ऑन नहीं हो पाएगा, दूसरा के ऑन होने से भी नहीं ऑन हो पाएगा, दोनों जब ऑन होगा तब आउटपुट ऑन होगा। तो यह हो गया एंड गेट के लिए। तो ट्रुथ टेबल हम लोग इस तरह बनाते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, तो बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन के लिए ध्यान दीजिएगा कि इसको देखिए, जोड़ने से आ रहा है कि गुना करने से आंसर आ रहा है। अगर इसको हम प्लस करें, इसको देखिए प्लस करें, तो ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। इसको देखिए अगर हम गुना करें, तो ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। तो यह जो होता है, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस में। मतलब और गेट के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, और एंड गेट के लिए लिख सकते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई। तो यह हो गया किसका, तो एंड गेट का। ई किसका हो गया, तो और गेट का। एंड गेट में यहाँ इंटू होता है, एंड गेट में हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, और गेट में हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह का होता है इसका बुलियन व्यंजक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तो स्काई वेव और स्पेस वेव में आपको डिफरेंस बताना है, व्योम तरंग और आकाशीय तरंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन होता है वह तीन तरीका से होता है। एक होता है ग्राउंड वेव, दूसरा होता है स्काई वेव और तीसरा होता है स्पेस वेव। यह स्काई वेव में क्या होता है, तो यहां से जो वेव चलता है वह वायुमंडल में थोड़ा सा ऊंचाई पर अगर जाइएगा तो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से परावर्तित होकर और पहुंचता है रिसीवर तक। ट्रांसमीटर से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा ऊपर में, ऊपर ओजोन लेयर से टकराएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होके कहां पर आएगा, तो फिर से रिसीवर के पास पहुंचेगा। स्पेस वेव में क्या होता है, तो यहां से अप कराते हैं, ऊपर में जाता है सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट फिर उसको डाउन लिंक करता है, तब रिसीवर के पास पहुंचता है। यानी इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वह ओजोन लेयर के रिफ्लेक्शन के द्वारा, और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वह जो ऊपर में सैटेलाइट होता है उसके द्वारा अपलिंक और डाउनलिंक के द्वारा। तो एक अंतर यह हो गया। अच्छा, इसमें व्याख्या करना है, अंतर नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करना है तो पहले तो हेडिंग दे देंगे स्काई वेव, और इसमें लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ओजोन से परावर्तन के द्वारा होता है तो इसको आकाश तरंग संचार कहा जाता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोग याद रखिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वह 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। तो इतना लिख देंगे। उसके बाद आ जाइए स्पेस वेव में, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सैटेलाइट के अपलिंक और डाउनलिंक के कारण होता है तब इसको कहा जाता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वह 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है, जो कि रेडियो वेव के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया भी था। तो यह स्पेस वेव के लिए होता है और यह स्काई वेव के लिए होता है। तो इस तरह हम लोग का यह शॉर्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, और यह आपको सेंटअप एग्जाम में भी काम देगा और फाइनल एग्जाम में भी काम देगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए,
ताकि हम अगला जो वीडियो बनाए और मन से बनाए, ताकि वीडियो और अच्छा बने। तो इसी के साथ आज का हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।